हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंडल के वशांगति के नियमों के ऊपर है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो ग्रीगर जॉन मेंडल था, इसने लगातार 8 वर्षों तक मटर का जो पौधा है उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किए, वर्क किए, और उसका जो निष्कर्ष है, उसका अपने कार्यों का जो निष्कर्ष है, कॉन्क्लूजन है, वो मेंडल के वशांगति के रूप में इसने 3 नियमों के रूप में दिए, जो कि मेंडल के वशांगति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। तो जिनमें से फर्स्ट जो रूल है, मेंडल का जो प्रथम नियम है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, और जो सेकंड नियम है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है पृथक्करण, तो इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। और मेंडल का जो तीसरा जो नियम है वो कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका क्या मतलब है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार मेंडल ने लगातार 8 वर्षों तक जो मटर के ऊपर जो वर्क किए, एक्सपेरिमेंट किए, उनको 3 नियमों के रूप में उसने दिए। जो पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 रूल उसने दिए। और मेंडल ने एक काम किया कि उसने एक ही समय में एक ही लक्षण की वशांगति का अध्ययन किया। ठीक है, तो तीनों जो रूल्स हैं मेंडल के वशांगति के, जो नियम हैं, तीनों जो नियम हैं, उनमें सबसे पहले जो नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, उसको अपने आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, यहाँ मैंने लिख रखा है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो प्रीवियस क्लास में जो मेंडल ने मटर के जो 7 जोड़ी कंट्रास्टिंग करैक्टर, जिनको बोलते हैं विपर्यासी जो लक्षण बोलते हैं, मेंडल ने कितने कंट्रास्टिंग करैक्टर लिए? 7 जोड़ी। ठीक है, और प्रत्येक जो लक्षण है उसके आगे डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही करैक्टरिस्टिक लिखाए थे, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, एक दूसरे के कंट्रास्ट, विपरीत अभिलक्षण कहलाते हैं। यानी जीन के एक ही लक्षण को कंट्रोल करने वाले जो जीन हैं, जीन के 2 रूप हैं। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम जो है, उसमें मेंडल ने क्या किया? जो मटर का जो लंबापन था, यह इस अभिलक्षण की वशांगति का अध्ययन किया। लेकिन इस लक्षण को, मटर का जो लंबापन, जो टॉलनेस जो करैक्टर है, इस अभिलक्षण को कंट्रोल करने वाले जो जीन हैं, उसके 2 फॉर्म मिलती हैं। एक डोमिनेंट कहलाती है, दूसरी रिसेसिव कहलाती हैं। तो जीन के ये 2 रूप हैं, 2 फॉर्म हैं, और दोनों ही क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं, जिसको युग्म विकल्पी बोलते हैं। और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट कैसे हैं कि ये क्या है? टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, और ये क्या है? होमोजाइगस ड्वार्फ, यानी शुद्ध रूप से बोने हैं और ये शुद्ध रूप से लंबा है। ठीक है, और इनको अपने बोलते हैं एलील। और एलील की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एलील्स किसको बोलते हैं? कि एलील्स जो हैं, जीन के जो दोनों जो अपोजिट जो फॉर्म है, विपरीत जो रूप हैं, एक क्रोमोजोम की एक ही जगह पर ये मिलते हैं, इसलिए इनको एलील्स बोलते हैं। तो मटर ने लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम में शुद्ध रूप से लंबे, इसको बोलते हैं होमोजाइगस टॉल, शुद्ध रूप से लंबे। इसका क्या मतलब है कि बच्चों, इसमें जो एलील हैं, दोनों एलील क्या हैं? एक जैसे हैं, एक समान है, इसलिए बोलते हैं शुद्ध रूप से लंबे। और शुद्ध रूप से ड्वार्फ, जो मटर के जो पौधे थे, जो पेरेंट्स थे, उनके बीच में उसने संकरण करवाया, क्रॉस कैसे होता है? सबसे पहले होमोजाइगस जो शुद्ध रूप से लंबे पौधे थे, पेरेंट्स थे, इनसे गैमीट्स प्राप्त किए।
इनके गैमिट्स प्राप्त किए, ठीक है, और फिर क्या है, गैमिट्स के बीच में इसने क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद जो F1PD है उसमें इसने रिजल्ट क्या देखा कि जब शुद्ध रूप से लंबे पौधे और शुद्ध रूप से बोने पौधों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो जो F1 प्रोजेनी है, जो F1 जो PD है उसमें जो इसको संतति प्राप्त होती है वे शुद्ध रूप 100% कैसे थे, सभी के सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मेंडल ने क्या किया, शुद्ध रूप से लंबे पौधे और शुद्ध रूप से बोने पौधों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो जो F1PD है उसमें जो प्रोजेनी प्राप्त हुई, जो संतति प्राप्त हुई, वो शुद्ध रूप से 100% शुद्ध रूप से लंबी थी। 100% जो पौधे थे वे क्या उसको लंबे प्राप्त हुए, लेकिन कैसे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। बच्चों जो F1PD में जो प्रोजेनी जो संतति प्राप्त होती है, आधे कैरेक्टर मदर के और आधे कैरेक्टर फादर के, यानी मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर आते हैं। तो ये जो F1PD में ये जो प्रोजेनी है, ये जो संतति है, ठीक है, इसमें आधे लक्षण होमोजाइगस शुद्ध पौधे के और आधे लक्षण होमोजाइगस बोने पौधे के, दोनों ही लक्षण इसके अंदर हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसको प्रभाविता का, इसको डोमिनेंस का रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि F1PD में सिर्फ जो लंबापन जो अभिलक्षण था उन्होंने अपने अभिलक्षण को अभिव्यक्त कर पाए, और जो बोनेपन पौधे थे वो अपने बोनेपन का जो अभिलक्षण है वो अभिव्यक्त नहीं कर पाए। तो जो लंबापन जो अभिलक्षण है वो प्रभावी है और जो बोनापन अभिलक्षण है वो रिसेसिव है, अप्रभावी है। क्यों? क्योंकि F1PD में शुद्ध रूप से जो लंबे पौधे थे केवल वे ही अपना प्रभाव दिखा पाए, और जो बोनेपन जो लक्षण था वह छिप गया, वह दब गया। इसलिए इसको अपने बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। तो ये थी F1PD की बात। अब F1PD के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, इनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन कराया, स्वयं परागण कराया, और सेल्फ पोलिनेशन के माध्यम से F2PD प्राप्त की। और F2PD प्राप्त क्यों करते हैं? जीनोटाइप के लिए। किस लिए? जीनोटाइप की स्टडी के लिए। जब F2PD में F1PD के जो गैमीट्स हैं उनके मध्य जब स्वयं परागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो अपने को F2PD प्राप्त होती है, और F2PD के दौरान अपने क्या बनाते हैं? चेकर बोर्ड बनाते हैं, जिसको शतरंज पट के नाम से भी जानते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको अपने बोलते हैं चेकर बोर्ड। बच्चों यहाँ पर गैमीट्स हैं, ये मेल गैमीट्स हैं और ये फीमेल गैमीट्स हैं। इनके मध्य में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्वयं परागण होगा। तो इसमें जो प्रोजेनी है, जो संतति है, वो कैसे बनती है? यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो T है, इस T के साथ इस तरफ जो मेंबर हैं वो किसके हैं? मेल हैं, और इस तरफ जो मेंबर हैं वो किसके हैं? फीमेल हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के बीच में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो प्रोजेनी कैसे बनेगी? ये वाला T और ये वाला T दोनों के बीच में जब क्रॉस होता है तो अपने को TT प्राप्त होता है। इसी प्रकार फिर इस T के साथ क्रॉस, तो पहले अपने क्या लिखेंगे? कैपिटल T, और बाद में क्या लिखेंगे? स्मॉल t। चेकर बोर्ड के अंदर ये लिखने का सिस्टम होता है कि पहले अपने कैपिटल T लिखेंगे, उसके बाद फिर स्मॉल t लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इस T के साथ अपने क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों पहले मैंने कैपिटल T लिखा है, बाद में स्मॉल t लिखा है। तो ये चेकर बोर्ड के अंदर प्रोजेनी को शो करने का ये फॉर्मूला है। तो इस T के साथ, फिर इस T के साथ, तो दोनों यहाँ पर स्मॉल t आ जाएंगे। यहाँ पर क्या था? कैपिटल T, फिर कैपिटल T और फिर ये वाला स्मॉल t। और नेक्स्ट में क्योंकि दोनों तरफ
क्रॉस होने वाले स्मॉल टी हैं, इसलिए इस बॉक्स में दोनों ही स्मॉल टी आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी, अगर फिनोटाइप देखें कैपिटल टी का मतलब क्या है कि सभी जो प्लांट्स हैं मटर के वो कैसे हैं, टॉल हैं, लंबे हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका मतलब भी क्या है, जो प्लांट्स हैं वे लंबे हैं। फिर नेक्स्ट देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें भी क्या है, जो प्लांट्स हैं वे लंबे हैं। स्मॉल टी इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखो स्मॉल टी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, बोने पौधों को। तो ये क्या है, बोने पौधे हैं। तो बच्चों आप बता सकते हो कि कितने प्रतिशत इसमें लंबे पौधे हैं और कितने प्रतिशत इसमें शुद्ध बोने पौधे हैं। सबसे पहले इनका फिनोटाइप अपने ज्ञात करते हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या है, ये क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, यानी मटर के पौधे को एक्सटर्नल उसकी मॉर्फोलॉजी देखना, उसकी बाह्य रूपरेखा का देखना, क्या वो लंबा है, क्या वो बोना है, और जैसे पोड या फली का रंग कैसा है, सीड का रंग क्या है, इसको अपने बोलते हैं फिनोटाइप। और ये जो करैक्टर हैं ये किसकी वजह से हैं, ये जीन्स की वजह से है। ठीक है, तो उनको अपने लिखेंगे जीनोटाइप में। तो इसका फिनोटाइप देखें तो टोटल 1 2 3 4 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। 4 प्रकार में से जो 3 प्रकार के जो पौधे हैं वे लंबे हैं। अगर फिनोटाइप की बात करें तो 1 2 3, ये जो 3 पौधे हैं ये लंबे हैं, और एक चौथा जो पौधा है ये क्या है, बोना है। तो यहाँ पर जो लंबे पौधों की संख्या है वो 3 है, 1 2 3, और बोने पौधों की संख्या कितनी है, 1 है। तो फिनोटाइप इसका जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो 75%, यानी टोटल 4 प्लांट थे जिनमें से 3 प्लांट लंबे थे और 1 प्लांट बोना था। 75% पौधे लंबे थे और 25% पौधे थे वो बोने प्राप्त हुए। तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप रेशा, इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका जो फिनोटाइप है वो अपने को प्राप्त होता है 3:1 के रूप में। अब बच्चों ये जो लक्षण है, 3 पौधे लंबे दिखाई देते हैं और 1 पौधा अपने को बोना प्राप्त होता है। और ये जो अभिलक्षण है ये किनकी वजह से है, इनके अंदर जो जीन्स हैं उनकी वजह से हैं। चलो जीन्स के बारे में देखते हैं, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। अब यहाँ पर जब जीनोटाइप की बात आएगी तो यहाँ पर प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही फॉर्मूले लागू करेंगे। शुद्ध रूप से लंबे पौधे और शुद्ध रूप से बोने पौधे, अशुद्ध रूप से लंबे पौधे और अशुद्ध रूप से बोने पौधे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैपिटल टी, अगर जीनोटाइप की बात करें तो कैपिटल टी ये शुद्ध रूप से लंबे पौधे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो लंबे पौधे लेकिन शुद्ध रूप नहीं है, ये होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस का मतलब दोनों ही जीन्स कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, विषम युग्मजी हैं, ऐस आसमान है, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। और ये कंडीशन क्या है, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो लंबे लेकिन हेट्रोजाइगस, इम्प्योर लंबे। और ये क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ, शुद्ध रूप से बोने पौधे। तो बच्चों यहाँ पर होमोजाइगस शुद्ध रूप से लंबे पौधे की संख्या कितनी है, 1। शुद्ध रूप से लंबे पौधे हैं उनकी संख्या 1 है। और अशुद्ध इम्प्योर रूप से जो लंबे पौधे हैं जिनको हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं उनकी संख्या कितनी है, 2, 1 और 2। और शुद्ध रूप से बोने पौधे होमोजाइगस ड्वार्फ, शुद्ध रूप से जो बोने पौधे हैं उनकी संख्या कितनी है, 1। उनकी संख्या कितनी है, 1। तो बच्चों ये था इनका जीनोटाइप। तो इनके फिनोटाइप देखें तो 3:1 प्राप्त होता है, और जीनोटाइप देखें तो इनका 1:2:1 के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम।